नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआरई के सर्कुलर नंबर 166, द परिपत्रक 166। अब परिपत्रक 166 बनाया गया है जो डेवलपर लोगों को रेंट प्रोवाइड करते हैं, भाड़ा देते हैं। तो सरकार ने नियम बनाया है कि जो भी भाड़ा हो वो कैश में, रोकड़ा या चेक द्वारा नहीं दिया जाएगा और उसके लिए प्रावधान बनाया गया है। तो पहले हम दोस्तों चलते हैं भाड़े के विषय में बात करते हैं कि जब एसआरई की शुरुआत हुई 1997 में, उस समय भाड़े का कोई प्रावधान नहीं था और तब कुछ डेवलपर्स ट्रांजिट कैंप बनाते थे और लोगों को शिफ्ट कर देते थे। ट्रांजिट कैंप में लोगों को तकलीफें नहीं होती थी। हाँ, मूलभूत सुविधाओं की तकलीफें होती थी, लेकिन भाड़े की तकलीफ नहीं होती। जब तक उनका पुनर्वास नहीं होता था तब तक वो ट्रांजिट कैंप में रहते थे। लेकिन फिर बिल्डर एसोसिएशन ने एक योजना बनाई जिसके तहत लोगों को भाड़े का लालच देके उनको शिफ्ट करना चालू किया। लेकिन एसआरए में भाड़े के लिए कोई भी नियम नहीं बना था। उस समय 1-2 साल के भाड़े के बाद फिर विकासकों की वही पुनरावृत्ति हुई जो आज चल रही है कि लोगों को गुमराह करना, भाड़े नहीं देना, ये तकलीफें चल रही थी। जिस तकलीफ को चलते चलते आखिर ये मैटर पहुंचा सीओ एसआरए तक, जिसके अंदर बहुत सारी संस्थाएं, हमारी संस्था ने भी उस समय आक्षेप उठाया था। बहुत सारे मैटर्स हमारे यहाँ भी आए थे, तो हमने भी उस चीज़ पे उस समय के जो तत्कालीन सीओ साहब थे उनसे हमारी बैठक हुई थी। उसमें कहा गया था कि जब भी हम भाड़े के मैटर में यहाँ पे आते हैं तो हमें ये लेटर दिया जाता है कि कंपनी अथॉरिटी का कार्य है भाड़ा दिलाना। अब कंपनी अथॉरिटी के पास जाएंगे और जब कंपनी अथॉरिटी के पास हम जाते हैं सक्षम प्राधिकरण का, तो सक्षम प्राधिकरण ये लिख के देता है कि भाड़े का विषय हमारा नहीं है, हमारा मैटर सिर्फ एनेक्शन 2 बनाना है, आप एसआरई के पास जाइए। तो उसमें हमने ये कहा कि भाई लोग जाए कहाँ, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी उस समय भी 38 में भाड़े का प्रावधान नहीं होने के बावजूद ऑर्डर देते थे कि भाई बिल्डर रेंट दे रहा है ना, आपको खाली करना पड़ेगा। अब तकलीफ ये आती थी कि बिल्डर 1-2 साल तो भाड़ा देता है, उसके बाद भाड़ा देना बंद कर देता है। अब उस चीज़ पे सरकार ने जब ये चीज़ पे ध्यान दिया तो 6/6/2015 को सर्कुलर नंबर 153 जारी किया गया। सर्कुलर नंबर 153 के विषय में मैंने पहले बता चुका हूँ। उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियोस भी है जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 153 बनने के बाद अब डेवलपर्स क्या किसी को रोकड़ा पैसा दे, कैश पैसा देते थे, किसी को चेक देते थे। अब उसमें बहुत सारी कंप्लेंट उठने लगी जिसमें डेवलपर्स ये बोलते थे कि हमने भाड़े रेंट पे कर दिए। अब कैश पैसे का जो रोकड़ा पैसा होता था उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। चेक से एक बार दिया रहेगा तो बैंक के अंदर डिटेल्स आते कि भाई इस नंबर का चेक यहाँ पे आया था, इस बिल्डर के माध्यम से दिया गया है। अब उसके अंदर बहुत सारी तकलीफें उठने लगी। तब हमारे उस समय के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने एक सर्कुलर का निर्माण करवाया। तो सर्कुलर नंबर 166, ये सर्कुलर 14/12/2015 को लागू किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो भी डेवलपर्स योजना कर रहा है उसको एक्सिस बैंक में वर्ली ब्रांच में, एक्सिस बैंक के वर्ली ब्रांच में 0 बैलेंस का अकाउंट खोलना पड़ेगा। और अकाउंट खोलने के बाद सर्कुलर 153 के अनुसार जो भी भाड़े दिए जाते हैं, जो भी डेट है उसके 3 दिनों के, मतलब आपका भाड़ा जिस दिन खत्म हो रहा है, मान लो आपका जनवरी 10 को भाड़ा खत्म हो रहा है तो जनवरी 7 को अकाउंट में पैसे आपको डालने हैं।
ये सर्कुलर 166 का नियम है। अब उसके बाद एक्सिस बैंक जो भी पैसे आएंगे और जो डेवलपर्स जो झोपड़ी धारकों का अकाउंट नंबर या डिटेल्स उनको देगा कि भाई ये झोपड़ी धारक है, इनको जो भी रेंट पे करना है, तो उनके अकाउंट नंबर पे आरटीजीएस पद्धति से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। और पात्र झोपड़ी धारकों को जो 3338 में जिनका घर निष्कासन किया जाता है, तो जो भी पात्र झोपड़ी धारक है उनको 11 महीने का भाड़ा अगाऊ भाड़ा दिया जाएगा। और वो भाड़ा जो पिछले इसके पहले जो भी हटमेंट डीलर्स को भाड़े दिए गए हैं उसके बराबर ही होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। और वो आरटीजीएस में के थ्रू देना पड़ेगा एक्सिस बैंक के द्वारा। और उस चीज़ का डिटेल्स सहकार विभाग में सबमिट करना होगा। 100 घोषणा पत्र, जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन कहा जाता है। डेवलपर सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा कि हमने कितने अपनी योजना में कितने लोगों को भाड़े दिए हैं, तो जिससे ये पता चले डिपार्टमेंट के पास डिटेल्स आएंगे कि भाई ये डेवलपर्स बराबर भाड़े दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये प्रावधान बना है। प्रावधान बहुत अच्छा है प्रावधान, कोई भी सर्कुलर में कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। फिर उसका दूसरा ये किया कि भाड़े की रकम जो सक्षम प्राधिकारी नोटिस में दर्ज करेगा, जो भी नोटिस दी जाएगी 3338 की, उसमें वो डिटेल्स देगा भाड़े के विषय में कि आपका इतना इतना भाड़ा है और आप अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स दीजिए। जब झोपड़ी धारक अपना डिटेल सबमिट करेगा, सक्षम प्राधिकरण द्वारा वो जो भी डिटेल्स है डेवलपर्स को दिया जाएगा। डेवलपर्स उन डिटेल्स को बैंक में सबमिट करेंगे और वहाँ पे भाड़े जमा करेंगे। कहाँ पे? एक्सिस बैंक में भाड़े जमा करेंगे। और भाड़े जमा करने के बाद बैंक द्वारा वो भाड़ा आरटीजीएस अकाउंट के थ्रू आरटीजीएस पद्धति से झोपड़ी धारकों के पास आएगा, मतलब उनके अकाउंट में जमा होगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आरटीजीएस किया जाता है तो आपके मोबाइल में जो आपका मोबाइल लिंक है तो आपको मैसेज आएगा कि हाँ आपका भाड़ा मुझे मिल गया। उसके बाद ही जो भी है तोड़क कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा तोड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि तोड़क कार्रवाई का भी रूल है कि जब भी कंप्लेंट अथॉरिटी पुलिस को बंदोबस्त के लिए भेजती है, मतलब लेटर देती है कि भाई आप यहाँ पे झोपड़ी तोड़ने हैं, हमें बंदोबस्त चाहिए, जो प्रोटेक्शन के लिए लेटर्स देती है, उस लेटर में भी लिखा होता है कि डेवलपर ने उन झोपड़ी धारकों को अगाऊ रेंट अदा किया है या नहीं किया है। अगर उन्होंने नहीं किया है तो आप झोपड़ी तोड़ने मत, कि स्पेशली उसमें लिखा रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए पुलिस वालों का क्या है, भाई हमारा काम है प्रोटेक्शन करना, हम खड़े रहेंगे, हम पूछेंगे भी नहीं भाड़ा दिया या नहीं दिया, झोपड़ी टूटने दो, जो भी झोपड़ी धारक है वो रोड पे रहने दो या कहीं रहे, उससे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है, ना एसआरए को, ना सक्षम प्राधिकारी को, ना डेवलपर को, ना वो कार्यकारिणी कमेटी जिसके द्वारा घर तोड़ा जाता है, और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट को। गरीब जनता मरती है तो मरने दो, आज भी वही सिस्टम चालू है। अब उसके बाद एक्सिस बैंक के लिए भी नियम दिया कि एक्सिस बैंक हर महीने की 5 तारीख को जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं स्कीम के, उसका डिटेल्स वो एसआरए को देगा, लेकिन दोस्तों आपकी अपनी स्कीम में यदि आपका घर टूटा है और आप खाली एक आरटीआई डाल दीजिए एसआरए डिपार्टमेंट में, सहकार कक्ष में, कि भाई जो एक्सिस बैंक ने डिटेल्स दिए हैं हर महीने की 5 तारीख को देने को कहा है, कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब सबका हर महीने इसलिए दिया गया है कि जैसे 100 झोपड़ी है तो 100 झोपड़ी एक ही तारीख को तो नहीं टूटती दोस्तों, अलग अलग तारीख को टूटती, तो उस हिसाब से दिया है, किसी का 1 महीना पहले, किसी का 1 महीने बाद, ऐसे क्रम वाइज चलता है।
तो इसलिए कहा गया कि जो भी भाड़े अगर आपके यहाँ पे उस महीने में किसी के भाड़े तो आप रिपोर्ट देंगे भाई इस महीने में किसी को भाड़े नहीं दिए गए, लेकिन हर महीने की 5 तारीख को आपको रिपोर्ट देना है। लेकिन ये एक्सिस बैंक काम नहीं करता है। अब उसके अंदर सब लास्ट पॉइंट का क्या कहता है कि जो भी योजना में यदि विकासक ने वहां पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं किया गया है, जो भी पात्र झोपड़ीधारकों के जो रेंट पे है और उनका जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो उस योजना में जो सेल विंग है मतलब बिक्री घटक सेल विंग को तुरंत स्टॉपर की नोटिस दी जाए। और वो स्टॉपर की नोटिस तब तक रहेगी जब तक कि डेवलपर जीरो बैलेंस अकाउंट एक्सिस बैंक में ओपन नहीं करता है। ये सभी की लागू है, मतलब जो 33 की बात नहीं है, जो भी योजना में है। जैसे 2015 के पहले जो भी योजनाएं चल रही थी रेंट पे लोग थे तो उसमें भी करना है, यानी हर योजना में आपको डेवलपर को जीरो बैलेंस एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलना है और बैंक के द्वारा ही आपको पेमेंट अदा करना है बाय आरटीजीएस सिस्टम। अब उसके अंदर नियम ये दिया है कि अगर कोई डेवलपर ये कहता है कि मेरे यहाँ पे कोई रेंट में नहीं है, क्योंकि पहले 2015 के पहले बहुत सारे डेवलपर्स थे जो ट्रांजिट स्कैम बनाया था। तो दोस्तों ट्रांजिट स्कैम में रेंट की जरूरत नहीं पड़ती, रेंट देने के लिए उनको टेम्पररी बेसिस पे अस्थायी रूप से उनको स्थानांतरित किया जाता है, ताकि वो जब तक उनका पुनर्वास न हो तब तक वो वहाँ पे अपनी आजीविका चला सके और रह सके। तो उसमें भाड़े का प्रावधान नहीं था। तो वो डेवलपर जो भी हैं वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दे और उनको एक्सिस बैंक में खाता खोलने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये रहा सर्कुलर नंबर 66। अब सर्कुलर नंबर 66 में तो भाड़े का क्रम दिया गया है, लेकिन 153 में जो 11 महीने का भाड़ा था कि 11 महीने का भाड़ा देना है, वो अब खत्म हो गया है। सर्कुलर 210 ए के अनुसार सर्कुलर 210 ए में क्या कहा गया है कि जो भी 11 महीने का प्रावधान था वो अब सर्कुलर 210 ए में जो दिया है कि 2 साल का अगाऊ भाड़ा मतलब 2 साल का एडवांस रेंट और 1 साल का पीडीसी डेवलपर्स को जमा करना है। तो अब वो प्रोविजन आ गया है। 153 में भी अगर आप एप्लीकेशन करते हैं नोडल ऑफिसर के यहाँ पे, जब भी उसका मैटर चलेगा तो एआर डिपार्टमेंट को 210 के हिसाब से ही आदेश पास करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात यहाँ पे आती है कि सर्कुलर बड़ा अच्छा है, सर्कुलर बहुत अच्छा है, इससे बस बनाया गया है तो लागू नहीं करते। अब क्यों नहीं लागू करते ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज भी मुझे फोन आते हैं। अभी कल ही मेरे सब्सक्राइबर का फोन आया था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो डेवलपर्स हैं वो भाड़े आधा चेक से और आधा कैश में दे रहे हैं। मतलब 15,000 भाड़े का रेशियो है तो 9,000 चेक और 6,000 कैश दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर आरटीजीएस से आपको अगर चाहिए एक्सिस बैंक से तो हम मात्र 9,000 रुपये भाड़े देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बार बार कहा है कि ये जो भाड़े के अंदर जो भाड़ा डिसाइड करने का सिस्टम है, एसआरई के अंदर कुछ और है और अधिकारी कुछ और कर रहे हैं, न्यायालय कुछ और कर रहे हैं। एसआरई में दोस्तों 153 के अंदर दिया गया है कि जिस जगह पे सोसाइटी अगर भाड़ा डिसाइड नहीं की है, कोई भी ठहराव नहीं हुआ है, तो वहां पे एसआरई के माध्यम से सरकार कक्ष भाड़ा डिसाइड करेगा और उस लोकेलिटी में जो भाड़ा चल रहा है, जिस लोकेलिटी में डेवलपमेंट है उस क्षेत्र में क्या भाड़े चल रहे हैं, उसके हिसाब से जो भाड़ा ज्यादा होगा वो माना जाएगा। ये सर्कुलर 153 बोल रहा है। लेकिन आजकल तो कोर्ट न्यायालय भी उसका उल्लंघन करके ऑर्डर देते कि एआर शुड बी डिसाइड।
एआर क्यों डिसाइड करेंगे? अब एक तरफा आधा न्याय है ये, आधा। इससे अच्छा तो न्यायालय को ये बोलना चाहिए कि जो भी कमेटी, जो भी सोसाइटी है, वो आईजीएम ले और ठराव मंजूर करें। यदि ठराव मंजूर होता है तो समझो एक स्कीम के अंदर में 200 लोग हैं, तो 200 लोग जब उस स्कीम में हैं, मान लो में 10-20 अपात्र लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए, तो जो भी लोग स्कीम में हैं वो एकजुट होकर एक निर्णय ले सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भाड़ा कितना होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है, लोगों को सहमति होती है कि हमने ही डिसाइड किया और भाड़ा कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए हर वर्ष, ये सबसे का ठहराव होना चाहिए। तो इसके ऊपर सर्कुलर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? दोस्तों, ये भाड़े के मैटर में तो बहुत सारी चीजें हुई है बीच में। अभी मैं आपको बताऊं, 2019 के समय हमारे जो जितेंद्र आव्हाड जी थे डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने तो अजीब ही प्रस्ताव रख दिया था, एकदम अजीब प्रस्ताव रखा था कि भाई ये पास होना चाहिए। मतलब मुंबई में जो है उनको 11,000 और सांता क्रूज यहाँ से लेके मुलुंड गोरेगांव तक 8,000, उसके आगे 6,000। ये जितेंद्र आव्हाड जी ने प्रस्ताव रखा था, जिसका पब्लिकेशन भी हुआ था। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका पब्लिकेशन भी हुआ था। उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री थे माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये सोसाइटी के अंदर भाड़ा निश्चित करने का काम सरकार का नहीं है, ये सोसाइटी डिसाइड करेगी कि उनको कितना भाड़ा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, जब सरकार ने ये चीज कहा है कि सोसाइटी डिसाइड करेगी, तो फिर न्यायालय क्यों कहता है कि एयर डिपार्टमेंट डिसाइड करे कि भाड़ा कितना देना है? देखिए, एयर डिपार्टमेंट किसके लिए काम कर रहे हैं? ना सरकार के लिए काम करे, ना पब्लिक के लिए काम करे, वो काम करे डेवलपर्स के लिए। ये खुला इतिहास है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सरकार भी जानती है, कोर्ट भी जानती है। लेकिन बात वही है, मगर हम चुप रहेंगे, मगर हम चुप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो चीजें हो रही है, ये झोपड़पट्टी वासियों के लिए बहुत ही अत्यंत दुखदाई है, तकलीफदेह है। आने वाले समय में इसी तरह अगर न्यायालय अगर फैसला करने लगे, तो भाई झोपड़पट्टी वाले को तो, उनको तो मुंबई छोड़ के जाना पड़ेगा, मुंबई में नहीं रह पाएंगे आप। अभी बताइए कि जो वडाला जैसा एरिया है, हाई सिटी एरिया, वर्ली, तो हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, वहां पे एआर डिपार्टमेंट वो कहती है कि 15,000 भाड़ा। 15,000 भाड़े में वहां पे क्या मिलेगा? जिस एरिया में रेट चल रहा है 25 से 30,000 रुपया, वहां पे भाड़े 15,000 में क्या मिलेंगे? मतलब फिर उनको जाना है वही नाला सपारा, मीरा रोड, मतलब मुंबई के बाहर ही गए ना दोस्तों। तो मुंबई को मुंबई से बाहर भेजने की ये जो चीजें चल रही है, वो एकदम गलत हो रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय मुंबई करों के लिए बेहद ही तकलीफ दे? और होगा, 100% होगा। यदि आप जागरूक नहीं हुए, इस पे आवाज नहीं उठाए, तो दोस्तों होगा। अधिकारी क्या कहते हैं? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उनके पक्ष में रहेगा तो कहेंगे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अगर आपके पक्ष में है तो बोलते नहीं, हो तो एक जन का मैटर है, वो आपको कैसे लागू होगा? दोस्तों, ये बात मुझे खुद बोला है, एआर नहीं बोला, यही जो एआर अभी बैठी हैं उन्होंने कहा है। हमारे एक सदस्य हैं जिनकी पात्रता हो गई थी, उनका रिटर्न ऑर्डर दिया गया है कि भाई जिस दिन से पात्रता हुई उस दिन से भाड़े मिलेंगे। मैं उनके सामने कोर्ट का, हाईकोर्ट का ऑर्डर रखा कि मैडम देखिए, हाईकोर्ट के ऑर्डर में तो दिया गया है कि भाई जब आपकी झोपड़ी टूटी तब से भाड़े लागू होंगे। तो पात्र की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? सरकार की, कंप्लेंट अथॉरिटी की। तो वो पात्रता क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते?
दोस्तों यही बायोमेट्रिक करना हो तो कंप्लेंट अथॉरिटी के सभी अधिकारी जगह पे खड़े रहेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन लेके। 3338 करना है, सभी अधिकारी खड़े रहेंगे कि नहीं बस समझ जाइए इनके ऐसा कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ कोई है ही नहीं। लेकिन आप एक एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, आपका नाम ट्रांसफर करना है या करेक्शन करना है या पात्रता करना है, तो दोस्तों साल भर धक्के खाने पड़ेंगे। क्यों? तब कर्तव्य निष्ठता चली जाती है। तो आखिर क्या बात है कि उन कामों में इतनी तेजी? वही तो कारण है। और कारण आप समझ रहे हैं, मैं भी समझ गया, वो अधिकारी भी समझ रहे हैं। कारण तो वही है, कारण तो वही है। तो अगर इतना फास्ट काम आपका है तो पात्रता में भी वही होना चाहिए। आपके हर कंप्लेंट के ऊपर जो भी ग्रीवेंसेस आपके पास आ रही है उसके ऊपर भी वही काम करना है, लेकिन आप नहीं करते हैं। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और उसके ऊपर भी कड़क कानून बनाना चाहिए कि जो भी अधिकारी, अभी हाल ही में सरकार ने भी 2005 में ही कानून बनाया है, 2005 में ही कानून बनाया है। महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड डिले इन डिस्चार्ज ड्यूटी में 2005 में कानून बनाया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 7 दिन से ज्यादा एक फाइल टेबल पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके टेबल पे वो फाइल गायब भी हो जाती सालों साल में। तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों आपके कमेंट जो आएंगे इस विषय में, वही कमेंट जब ये मैटर, ये वीडियो सरकार में से कोई देखेगा तो उनको भी समझ में आएगा कि लोगों के अंदर कितना रोष है, कितना गुस्सा है इन अधिकारियों के प्रति। समझ रहे दोस्तों? तो ये सर्कुलर 166 के विषय में मैंने समझाया। सर्कुलर 166 आज भी आपको जागरूकता लेना है। आपको जहां भी डेवलपर कहे कि भाई चेक से भाड़ा लो, कैश भाड़ा लो, कभी नहीं। आप आरटीजीएस 166 के हिसाब से लेना दोस्तों, आपके रिकॉर्ड बने रहेंगे, क्योंकि सरकार का जो नियम होता है उन नियम को हम ही पालन करते हैं। बशर्ते सरकार के अधिकारी तो पालते ही नहीं है, सरकार के अधिकारी पालते ही नहीं है। क्यों नहीं पालते? मैं हर वीडियो में सरकार के अधिकारियों की बात कहता हूं कि ये पालते ही नहीं है। क्यों मुझे नहीं पूछते कि भाई एक आप ऐसे क्यों बोलते हो? क्योंकि मेरे पास सबूत है ना, एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है कि भाई इतने सीरियस मैटर्स में मैंने मीटिंग मांगा है सीओ साहब के यहाँ पे। आज 10 दिन हो गए, ज्वाइंट मीटिंग, सीरियस मैटर, स्कैम है स्कैम, जहां पे एक हिसाब से देखा जाएगा तो अधिकारियों की अपने पद का नाजायज फायदा है और दूसरे हिसाब से देखा तो क्राइम है। तो इतने बड़े स्कैम की ज्वाइंट हियरिंग देने के लिए इतना समय क्यों? क्यों? कारण तो होगा। भाई आप सब हियरिंग दीजिए, मुझे सुनवाई दीजिए, मैं सबूत पेश करता हूं। अगर मेरा सबूत गलत निकला तो आप मेरे पर कार्रवाई करें। मैं तो भाई देखिए, मैं मेरा बनाया हुआ सबूत तो नहीं दूंगा, जो सरकार का राजपत्र वो दूंगा, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो दूंगा, वो तो मैंने नहीं बनाया ना। जो सीओ साहब ने ऑर्डर पास किए हैं वो रखूंगा मैं, वो तो ऑर्डर सीओ साहब ने पास किए ना, और उन्होंने तो खुद कहा है उसके अंदर 2018 के ऑफिस ऑर्डर में सीओ साहब ने खुद कहा है कि तत्कालीन सचिव भालचंद्र ठाकरे साहब ने अपने पद का नाजायज फायदा उठाया है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं कहां गलत बोल रहा हूं? मैं तो वही बात बोल रहा हूं जो सीओ साहब ने कहा है 2018 में। तो गलत कैसे हुआ? क्या आपके हिसाब से मैं गलत कह रहा हूं? अगर सीओ साहब उस बात को बोला नहीं, उन्होंने ऑर्डर निकाला है दोस्तों, ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर है 2018 का, उसमें कहा गया है कि तत्कालीन सचिव एसआरए श्री भालचंद्र ठाकरे साहब ने अपने पद का नाजायज फायदा उठाया है।
तो मैं अगर उस चीज पे सुनवाई मांग रहा हूं तो क्यों नहीं मिल रही है? मैं भी तो वही पूछ रहा हूं ना कि भाई आपने ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को आपका डिपार्टमेंट क्यों नहीं मारे? मतलब यहाँ पे एक सीईओ साहब के ऑर्डर का भी उल्लंघन कर रही है अधिकारी। सीईओ साहब के ऑर्डर को भी नहीं मानते। ये जो बावनकुले मैडम है वो तो कहती है मैं तहसीलदार का ऑर्डर मानूंगी, सीईओ साहब का ऑर्डर नहीं मानूंगी। मैं पढ़ा, मेरा मैटर पेंडिंग है दोस्तों। 78A का ऑर्डर सुनवाई हो चुकी है, क्लोज फॉर ऑर्डर किया है, 2 महीने के ऊपर हो चुका है, अभी तक ऑर्डर नहीं निकाल रही है। अभी तक ऑर्डर नहीं निकाल रही है। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कब ऑर्डर निकालती है। रूल के हिसाब से विदिन अ मंथ में इनको ऑर्डर निकालना है। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, देखिए कब निकलता ऑर्डर, चलेंगे आगे। भाई आप सोच रहे हो ट्रांसफर होके चले जाऊंगी, उसके बाद कोई ऑर्डर निकालेगा, लेकिन मैडम रहोगे तो आप ही ना उस मैटर में। हियरिंग तो आपने लिया है ना, क्लोज फॉर ऑर्डर आपने किया ना, तो आएंगे, मल्होत्रा हाउस जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, बताएंगे सच क्या और गलत क्या। तो दोस्तों सच को आईने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, वैसे भी आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है। मैं तो सोचता हूँ 1 मिनट का वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं कैसे समझाऊं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप मुझे एक वीडियो बना के भेजेंगे 1 मिनट में कैसे कानून समझाया जाता है तो मैं समझा दूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा, सॉरी समझाऊंगा नहीं, कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों सर्कुलर्स बड़े होते छोटे होते उस हिसाब से किया जाता है। अभी मैं तो आज सोच रहा था कि आपको LOI में क्या क्या नियम्स आते हैं, मतलब क्या क्या कंडीशंस होती है, वो बता सोचा था बताने के। लेकिन दोस्तों वो अगर मैं बनाऊंगा एक वीडियो तो घंटे के ऊपर जाएगा। इन तकरीबन 70 से 80 कंडीशन है उसके अंदर। तो क्या आप लोग देखने को तैयार हैं तो मैं बनाऊं, अन्यथा मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं कोई और छोटी सी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि वो जो कंडीशंस है आपको समझना चाहिए, LOI की कंडीशंस क्या है। अगर आप उस चीज को समझेंगे, जागरूक होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका डेवलपर LOI में दिए कंडीशंस के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फायदे के लिए भी है, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर आप लड़ सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं। तो मुझे कमेंट में जवाब दीजिए कितने लोग हैं जो उस वीडियो को देखेंगे और कितने लोग ऐसे हैं जो उस वीडियो को पार्ट वाइज देखेंगे। तो मैं 4-5 पार्ट में बनाता हूँ, हर पार्ट में 10 कंडीशन बनाता हूँ। अब सोचना आपको है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वो वीडियो एक पार्ट में देखना चाहते हैं या 10 कंडीशंस का एक पार्ट बनाओ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है बताइएगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और मैं जो भी कमेंट मैंने बोला हूं उसके ऊपर जरूर करिए। क्योंकि देखिए आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, तो आप एक पार्ट में वीडियो देखना चाहते हैं या पार्ट पार्ट वाइज देखना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसी वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय में। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।